नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 शहर 5 खबर और मैं हूं आपके साथ छोटी दीक्षित। आज सबसे पहले बात होगी निकाय चुनाव में सपा के प्रत्याशियों में नामों के बदलाव की। फिर बात करेंगे अतीक अशरफ हत्याकांड में एसआईटी जांच की। उसके बाद चलेंगे उत्तराखंड, जहां पवित्र चार धाम यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। उसके बाद कर्नाटक में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की फहरिस्त की बात करेंगे और आखिर में हाथरस में एक दर्दनाक दर्द की एक ऐसा दर्द जो एक परिवार को सालों तक गम के सागर में डुबोता रहेगा। तो शुरू करते हैं 5 शहर 5 खबर का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ बीजेपी ने न सिर्फ आधी आबादी पर पूरा भरोसा जताया है, बल्कि ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए महिलाओं को दी हिस्सेदारी भी दी है। अब तक घोषित नगर पालिका परिषद के टिकटों में महिलाओं को करीब 44% की भागीदारी मिली है। इतना ही नहीं, महिला वोटर्स तक पहुंचने के लिए अलग से रणनीति भी बनाई गई है। ऐसे में बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी ने मेयर उम्मीदवारों की नई और तीसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें पार्टी ने 3 जगहों से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं। सीएम वहां गोरखपुर मंडल के सभी जिलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निकाय चुनाव में जीत का गुरु मंत्र देंगे। तो बता दें कि निकाय चुनाव की तैयारी में तमाम पार्टी जुट चुकी है। समाजवादी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। तो बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की तैयारी में है। तो महिलाओं को इस बार बीजेपी पे बड़ा फोकस है। बीजेपी महिलाओं को 44% तक उनको आरक्षण दिया है और महिलाओं को ज्यादातर मैदान में उतारा है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक जुट चुके हैं हमारे साथ। प्रियम, देखिए, सबसे पहले तो इस बार सबसे ज्यादा बीजेपी का फोकस महिला पे रहा है, यानी कि महिलाएं प्रत्याशी उनकी तरफ से उतारी जा चुकी है सबसे ज्यादा। देखिए स्वीटी, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसने जो भी प्रत्याशियों की सूची जारी करी, उसमें अगर आप देखें तो उसने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। महिला वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, एससी वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, सभी का उसने कहीं ना कहीं संतुलन बनाने का प्रयास किया है। जो सीटों पर समीकरण है, जाति समीकरण हो, चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो या अन्य, उन सभी को विशेष तौर पर तरजीह दी गई है और सभी के हिसाब से जो समीकरण बन रहा है, विपक्षी पार्टियों ने किस कैंडिडेट को उतारा है, उस हिसाब से क्या समीकरण बनेगा, हर एक चीज को काफी इसमें जो है वो अहमियत दी गई है और इसके जरिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने सभी जगहों पर अपनी जीत को सुनिश्चित करने का दम भी भरा है। और बीजेपी और उसके नेताओं का दावा है कि अब प्रदेश के अंदर ट्रिपल इंजन की फिर से सरकार जो है वो बनेगी और कहीं ना कहीं इस निकाय चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी जीत जो है वो हासिल होगी। जो सामान्य सीटें भी आरक्षण में घोषित हुई, उन सीटों पर भी बीजेपी ने ओबीसी प्रत्याशियों को उतारा है और इसके जरिए ये बात कहने की कवायद करी है कि ओबीसी वर्ग के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे अधिक सोचती है और कहीं ना कहीं उसके जरिए ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को साधने का प्रयास किया गया है। जो सामान्य सीटें हैं वहाँ पर भी कई ऐसी सीटें हैं जिस पर ओबीसी वर्ग के प्रत्याशियों को बीजेपी ने जो है वो चुनाव चिन्ह अपना देकर मैदान में उतारा है। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर जो बीजेपी हमेशा से बात करती रही है कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान बीजेपी में दिया जाता है, तो उस बात को कहीं ना कहीं धरातल पर उतारने के लिए, इस बात का दम भरने के लिए बीजेपी ने ये इस तरीके से अपनी रणनीति को बनाया है। अन्य दलों ने भी लगातार अगर आप देखें तो सभी समीकरणों को साधने का और सभी वर्गों को साधने की पूरी कवायद करी गई है। सभी सीटों को लेकर, एक एक सीट को लेकर विशेष तौर पर विश्लेषण किया गया है। सर्वे रिपोर्ट्स क्या कुछ कहती हैं, मौजूदा वक्त में जो वहां से कैंडिडेट थे वो क्या कहते हैं, और इसीलिए अगर आप देखें तो बीजेपी ने बड़ी संख्या में जो टिकट है उन पे कैची भी चली है। जो पुराने पिछली बार के जीते हुए प्रत्याशी थे उनको भी बदला गया है। तो ये कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि बीजेपी जो है वो सबके साथ और सबके विश्वास के साथ में जो है वो मैदान में है और उसी का वो पालन करती हुई नजर आ रही है। जो परिवारवाद का एक बात निकल के सामने आ रही थी, तो बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर पहले कहा गया कि किसी भी तरीके से परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। परिवार के किसी के भी, चाहे विधायक, सांसद, मंत्री कोई भी हो, उनके परिजनों को जो है टिकट जो है वो बीजेपी नहीं देगी, क्योंकि ये एक बड़ा उसका हमेशा से मुद्दा रहा है जिसका वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों पे आरोप लगाती रही है। और इसीलिए अगर आप देखें तो इनसे बचती हुई भी बीजेपी नजर आई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने सभी चीज़ों का समावेश करते हुए पूरा बैलेंस करके अपनी रणनीति के हिसाब से प्रत्याशियों को उतारा है। देखना ये होगा कि चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो उसमें ये चुनाव
बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद साबित हो गए। जी बिल्कुल, चुनाव का इंतजार है क्योंकि ये चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम तमाम जानकारियों के लिए। और प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड को लेकर गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। एसआईटी ने मौके वारदात पर कॉलविन अस्पताल समेत 40 जगहों के सीसीटीवी फुटेज को लेकर जांच शुरू कर दी है। साथ ही खुलदाबाद थाना के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। तो वही जांच में फिलहाल तीनों बाइक जब्त की गई है, जो कि अस्पताल कर्मियों की ही बताई जा रही है। उधर सीजेएम कोर्ट ने तीनों शूटर्स को 4 दिन की कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस तीनों शूटर्स लवलेश, सनी और अरुण से पूछताछ करेगी। साथ ही क्राइम सीन पर उन्हें ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी में है। उधर शाहजहांगंज एसओ अश्वनी कुमार सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि एसआईटी, एसओ और बाकी पुलिस कर्मियों से भी पूछताछ कर चुकी है। उधर सीएम योगी ने यूपी एसटीएफ के साथ बैठक कर चुके हैं, जिसमें सीएम योगी ने फरार आरोपियों पर चर्चा की है। और एसपी सांसद शफीकुर रहमान ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पुलिस को यह है कि पुलिस ने जो कुछ इस वक्त काम कराया है, यानी सरकार ने, गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने जो उनको पुलिस की कस्टडी में मरवाया है, तो साफ जाहिर है कि जुल्म हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। तो देखिए, तीनों आरोपियों की रिमांड पुलिस को मिल चुकी है। कई सवाल पुलिस उनसे पूछ सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, देखिए, रिमांड मिल चुकी है, इस वक्त शूटर्स कहाँ है? देखिए, फिलहाल उन्हें पुलिस लाइन ले जाया गया है और इसी के बाद वहां से उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा और अलग अलग जो टीम है वो उनसे पूछताछ करेगी। फिलहाल एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है, वो पूछताछ कर रही है, साथ ही साथ उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है जो कुछ उनके द्वारा बताया जा रहा है। इसके अलावा सीसीटीवी जो उस पूरे इलाके में लगे हैं उसको खंगालने की कोशिश कर रही है। जो संबंधित थाना शाहगंज है, जो वहां से एकदम नजदीक था, वहां के जो थाने के जो कर्मचारी हैं, पुलिस के लोग हैं, उनसे पूछताछ की गई और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं शाहगंज जो थाना इंचार्ज है उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है। 4 और लोगों को सस्पेंड किया गया है। तो एसआईटी की टीम ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब उनको ये तीनों आरोपी जिन्होंने अतीक और अशरफ पर गोलियां चलाई थी, उनकी रिमांड मिल चुकी। 4 दिनों तक उनकी रिमांड रहेगी। इस बीच में न सिर्फ उनसे पूछताछ की जाएगी, उनसे इस पूरे हत्या के बारे में ये जानने की कोशिश की जाएगी आखिर इसके पीछे उनका मकसद क्या था, इनके पीछे कौन लोग हैं, किसके इशारे पर ये काम किया गया, इनको वेपन कहाँ से मिले। इस वेपन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये विदेश वेपन है जो यहाँ प्रतिबंधित है और इतना महंगा वेपन इनके पास कैसे है, क्योंकि इनकी जो प्रोफाइल अभी तक निकल के आ रही है वो इस लेवल के क्रिमिनल्स नहीं है। तो इस तरह के वेपन जिनके पास हो, तो इस तरह के सवाल है जो एसआईटी पूछने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ जो घटनाक्रम हुआ था पूरा, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी। हालांकि रिक्रिएशन का जो काम है वो ऐसे समय में किया जाएगा जब भीड़ भाड़ ना हो, तो रात के अंधेरे में, शाम में किसी भी समय वहां पे जाया जा सकता है। और पूरी टीम जब वहां पे जाएगी एसआईटी की, तो साथ में इन आरोपियों को भी ले जाया जा सकता है और वहां पर पूरा एक तरह से एक बार दोबारा से उसको नाट्य रूपांतरण करके देखने की कोशिश करेगी कि किस तरह से सारा घटनाक्रम हुआ था। तो ये कह सकते हैं कि अब जांच में तेजी भी आई है। हालांकि तमाम तरह के सवाल हैं जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, एसआईटी तलाश कर रही है। घटना जिस तरह से की गई, पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण खुद ही कर दिया। उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, न सिर्फ पुलिस प्रशासन पर बल्कि इसके आगे कई सवाल जो है वो अभी तक अनसुलझे हैं और जिनकी कोशिश लगातार एसआईटी ढूंढने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब तमाम जानकारियों के लिए। 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा का आगाज हो रहा है, जिसमें यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम धामी भी 4 धाम यात्रा को लेकर चल रहे तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। तो वही मुख्य सचिव एसएस संधू का कहना है कि चारों धामों का रिव्यू किया गया है। पिछले वर्ष ही तैयारियां अच्छी थी, उसके मुकाबले इस वर्ष भी तैयारियां अच्छी है। साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों को अपने साथ मेडिकल रिपोर्ट रखने के लिए कहा गया है। साथ ही यात्री को पंजीकरण के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी डॉक्टरों को भी देनी होगी।
तो चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, इसको लेकर तमाम तैयारियां प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी की जा रही है और धीरे धीरे ये तैयारी अब पूरी भी हो रही है, अपने अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। और इसको लेके आपको बता दें, एडवाइजरी जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। उनकी तरफ से कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट अपने पास रखें और साथ ही में रजिस्ट्रेशन करवाए, तो तमाम स्वास्थ्य संबंधित जानकारी व्यक्ति की उस पे आप अपलोड कर दे। तो मेडिकल रिपोर्ट साथ रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी कर ली गई है और चारधाम यात्रा का आगाज जल्द होने वाला है। इसको लेकर सरकार पुरजोर कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह की कोई कमी ना चारधाम यात्रा में देखने को मिले। तो चारधाम यात्रा जल्द शुरू होने वाली है। बता दें, इसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा होगी और तमाम श्रद्धालु यहां पे पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए। और इसी को लेकर खुद जिलाध्यक्ष भी वहां पे तैनात है और जमीनी स्तर पे उतर के कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और इससे पता चलता है कितने तरीके से क्या कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है तैयारियों के मद्देनजर, और जल्द ही ये कोशिश, ये तैयारियां पूरी हो चुकी होंगी। तो ये वो एडवाइजरी है जो आपके साथ साझा कर रही है। इसके मद्देनजर बता दें कि चार धाम यात्रा में स्वास्थ्य विभाग ने ये एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में बताया गया है कि आपको अपने साथ मेडिकल कार्ड रखना होगा, रिपोर्ट रखनी होगी। लगातार कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसको लेकर एक चिंता जाहिर की गई है सरकार द्वारा। जारी जानकारी के साथ सौरभ भाटिया जुड़ चुके हैं। सौरभ, ये एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा। बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार ने जिस तरीके से पहले ही कोरोना और चारधाम यात्रा को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि जो भी यात्री बाहर से यहाँ पर आएंगे वो बकायदा अपने जो 55 साल से अधिक आयु के हैं वो है अपनी जो तमाम रिपोर्टें लेके आएंगे। रिपोर्ट लाने के बाद ही जो आगे की यात्रा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के मुलाजिमों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि उम्र के पड़ाव को देखते हुए लोगों की संपूर्ण जो जांच की जाए उसके बाद ही उनको यात्रा पे भेजा जाए, जिससे किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही जो है एडवाइजरी में ये भी जरूर कहा गया है कि जिन लोगों को पूर्व में कोरोना हुआ था वो पहले ही अपनी जांचें करवा के आए, जिससे जो है लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, यात्रा पे आने वाले लोग जो है संक्रमित ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम जानकारी के लिए। और कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही दिन का वक्त बच गया है, तो वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। स्टार प्रचारक की सूची में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत 40 लोगों के नाम शामिल है। सीएम योगी आदित्यनाथ की 26 और 30 अप्रैल के अलावा 6 मई को भी कर्नाटक में रैली की तैयारी की जा रही है। उधर कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। तो बता दें कि कर्नाटक चुनाव बेहद करीब है और इसके मद्देनजर जहां एक तरफ सूची जारी की गई है स्टार प्रचारक की, बीजेपी ने जारी की है ये सूची, तो वहीं कांग्रेस की सूची भी जारी हो चुकी है। आपके टीवी स्क्रीन पर कांग्रेस की सूची जारी हुई है स्टार प्रचारकों की, वो साझा कर रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सूची जारी हो चुकी है और आपको बता दें कि मैदान खुल चुका है और ऐसे में तमाम पार्टी जो है वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, पीएम मोदी, सीएम खुद मैदान में उतरेंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी पार्टी की सूची की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है।
देखिए स्वीटी, बिल्कुल कर्नाटक में होने वाले विधानसभा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। बता दें कि उसमें सबसे पहले प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। वहीं बात की जाए तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, साथ ही राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत जो है यहाँ पर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जारी है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है उसे जारी किया है। लेकिन उसी के बाद बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भी आज अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। जिस तरीके से कांग्रेस के जो चुनावों को नज़दीकी आ रही है कर्नाटक में, उसी को देखते हुए जो है तमाम पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। जी, इस बार कर्नाटक चुनाव में क्या लग रहा है, क्योंकि लिंगायत समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है लगातार कांग्रेस? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस एक तरफ जो है पूरा जोर दबा रही है, कर्नाटक चुनाव को जीतने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी जो है अपने दाव लगाए बैठे कि अब की बार कर्नाटक में जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि इतने बड़े दिग्गज नेताओं को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो फायर ब्रांड नेता है, हिंदुत्व के नेता है माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, तो उनका भी नाम इसमें सबसे पहले दे दिया गया। उसमें जो योगी आदित्यनाथ की जो है 3 रैलियाँ लगाई गई हैं। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में सबसे पहले उनकी 3 रैलियाँ लगाई हैं। नरेंद्र मोदी की रैली है और साथ ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह, अमित शाह, तमाम 40 दिग्गज नेताओं की यहाँ लिस्ट है जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट थी उसे जारी कर दिया। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस भी पूरी तरीके से इसमें चुनावों की नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तो चुनावों की नज़दीकियाँ को देखते हुए तमाम नेता जो है इस टाइम मैदान में उतरे हुए अपनी पार्टियों को दाव लगाए हुए कि अब की बार जो है किसकी सरकार यहाँ बनने जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम वोटरों को लुभाने का काम कर दिया अभी से। वहीं कांग्रेस पार्टी भी जो है लगातार अपने वोटरों को लुभाने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, एक दूसरे के वोटर्स जो है वो अपने खेमे में मिलाने की कोशिश लगातार दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है। तो इस वक्त कांग्रेस कहां खड़ी नजर आ रही है कर्नाटक में, नितिन? पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से अपना जोर आजमा रही है। वहीं अपने स्टार प्रचारकों को लगाया, उन्होंने भी पूरी तरीके से मेहनत की है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी स्टार प्रचारक के रूप में इसमें नाम दिया जा रहा है। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं उनका भी नाम सामने आया है। प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं वहाँ पहुँचेंगे और कहा जा रहा है कि अब की बार भी कांग्रेस जो है अपने वोटरों को लुभाने का पूरा प्रयास कर रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने जो है भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो उसमें भी लग रहा है कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन समर्थन मिलने के बाद भी कांग्रेस पार्टी का एक बार फिर से कहना है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में चुनाव की ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है। क्योंकि उससे पहले देखा जाता था कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह प्रधानमंत्री ने वहां पर रैलियां स्टार्ट की थी, वहां पर वोटरों को लुभाने का पूरा प्रयास किया था। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है कि जिस तरीके से वोटरों को किस पे लुभाया जाए और किस तरीके से वहां पर वोटों को जो मांगा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वहां पर मुद्दे गिनवाए हैं, कांग्रेस भी वहां पर मुद्दे गिनवाई जा रही है अपने। जिस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आखिरकार अब की बार मुद्दों को लेकर देखते हुए जिस तरह कर्नाटक में किस तरीके की स्थिति है उसको किस तरीके से बनाया जाए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जोर आजमा रही है। जी नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। यूपी में हाथरस के BLS इंटरनेशनल स्कूल में विद्यार्थियों से फातिया पढ़वाने के विरोध में अभिभावकों ने स्कूल गेट के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। बताया जा रहा है कि स्कूल प्रशासन ने प्रधानाचार्य को सस्पेंड कर दिया है। मामले को लेकर हंगामा जारी है। हाथरस के अलीगढ़ रोड स्थित BLS इंटरनेशनल स्कूल के गेट के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल में विद्यार्थियों से फातिया पढ़वाने को लेकर अभिभावकों में आक्रोश बना हुआ है। बड़ी संख्या में अभिभावकों ने हिंदूवादियों के साथ स्कूल के गेट पर हंगामा व प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। तो जारी जानकारी के साथ प्रदीप पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पहले तो ये बताइए क्या है पूरा मामला? आपको बता दें पूरा मामला जो है वो 2 दिन पहले का है। एक हाथरस अलीगढ़ रोड पे स्कूल है BLS स्कूल, जिसमें एक कल्चरल कार्यक्रम था। कार्यक्रम के तहत जो हमें बच्चे थे उनको पहले तो बुर्का पहनाया गया और जो मुस्लिम जो लिबास है वो पहनाया गया। उसके बाद में उनसे नमाज और फातिहा भी पढ़ाया गया, जिसको लेकर जिसकी जानकारी जब गार्जियनों को हुई तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जी स्वीटी, क्यों किया गया है आखिर ऐसा? जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है जैसे कि अभिभावक और जो हिंदूवादी नेता जो आरोप लगा रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर हैं जो कि डोनेट करते हैं, फंडिंग देते हैं स्कूल को। इसी के तहत इस तरह की कल्चरल एक्टिविटी कराई गई है ताकि जो अन्य धर्म के जो बच्चे वहाँ स्कूल में पढ़ने आते हैं तो वो भी इस तरीके से एक मुस्लिम धर्म को अपनाएं और उसमें उनकी रुचि बढ़े। जी स्वीटी, अभिभावकों को इस बात की कब जानकारी लगी? अभी तक क्या प्रदर्शन चल रहा है, नारेबाजी हो रही है?
बिल्कुल, अभी जो गार्जियन है, जो हिंदूवादी नेता है, वो लगातार हनुमान चालीसा स्कूल परिसर के अंदर पढ़ने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका कहना है कि जिस तरीके से मुस्लिम धर्म का प्रचार किया गया, एक छोटे स्कूली बच्चों को इतनी गर्मी में 42 डिग्री टेम्परेचर में उनको बुर्का पहना के रखा गया, जिस बात की जानकारी गार्जियनों को पहले नहीं दी गई थी, किस तरह की कोई कल्चरल एक्टिविटी की जाएगी। लेकिन बाद में जब बच्चे घर पहुंचे तो उन्होंने इसकी जानकारी परिजनों को दी, जिससे परिजनों में काफी रोष है। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए जो डीएम है वहाँ की, उन्होंने इस पे एक 5 सदस्यीय समिति गठित की और मामले की जांच की जा रही है। वहीं प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन गार्जियनों की लगातार मांगे कि जब तक प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तब तक वो वहां से हटने वाले नहीं है। जी, पूरे स्कूल के बच्चे के साथ ऐसा किया गया है कि एक मात्र एक क्लास के साथ ऐसा किया गया है? जी, कल्चरल एक्टिविटी जो थी उसमें जो सभी क्लास के बच्चे थे, जूनियर से लेकर सीनियर तक, सभी को इस तरह की नकाब पहना गया, बुर्का पहनाया गया और उन सबसे नमाज पढ़ाई गई। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं है जिसको लेकर इस तरह की चीजें की गई हैं, जिसके कारण अभिभावकों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, क्या मांगे उनकी? अभिभावकों की साफ तौर पर मांग है कि जब तक प्रिंसिपल को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन वो प्रिंसिपल को दोषी नहीं माना। उनका कहना है कि प्रबंधक इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि प्रबंधन को कहीं ना कहीं एएमयू की तरफ से फंडिंग मिलती है। और उन्होंने कहा कि इनका जो कहीं ना कहीं एक आईएसआई वगैरह से भी तार जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि स्कूल को जो फंडिंग आती है वो मुस्लिम कंट्रियों से आती है, इसीलिए इस तरह की एक्टिविटी की गई है। उनका साफ तौर पर मांग है जब तक स्कूल के जो प्रबंधक है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक वो वहां से हटने वाले नहीं है। जी, क्या पुलिस मौके पर मौजूद है इस वक्त? जी बिल्कुल, क्योंकि कानून व्यवस्था खराब होने का माहौल है, इसलिए पुलिस ने वहाँ पे, क्योंकि डीएम ने आदेश कर दिया, जांच समिति बैठा दी है, लेकिन बावजूद इसकी सुरक्षा माहौल को देखते हुए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, धारा 144 लगी हुई है, पुलिस और जो प्रशासन है वहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है। जी, स्कूल प्रशासन का क्या कुछ बयान निकल के सामने आया, क्योंकि प्रधानाचार्य का तो सस्पेंड कर दिया गया है? स्कूल का जो प्रबंधक है उनके खिलाफ कार्रवाई की लगातार अभिभावक और जो हिंदूवादी संगठन है मांग कर रहे हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि हमने जो इसके लिए जो जिम्मेदार थी प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल ने हमें नहीं बताया था, उनको हटा दिया गया है और जो भी टीचर इसमें शामिल होंगे उनको भी हम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल तौर पर एक 5 सदस्यीय जो टीम गठित की गई है वो पूरे मामले की जांच करेगी और जांच की रिपोर्ट जो रिपोर्ट प्रबंधन को सौंपी जाएगी, तो वहीं दूसरी रिपोर्ट डीएम को भी सौंपी जाएगी। और इसको जो जिलाधिकारी उन्होंने, एक तो जिलाधिकारी स्वयं मौजूद है, दूसरा जो वहाँ के जो डीआईओ है उनको भी इस समिति में शामिल किया गया। जी, बच्चों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? क्या कोई बयान बच्चों का निकल के सामने आए? कोई जोर जबरदस्ती की गई थी क्या उनके साथ? देखिए, मीडिया के सामने और लोगों के सामने बच्चों का इस तरह का कोई बयान नहीं है। हालांकि उनके परिजन साफ तौर पर कह रहे हैं कि बच्चों ने घर जाकर इसकी शिकायत की और उन्हें बताया कि किस तरीके से उन्हें जबरदस्ती बुर्का पहनाया गया और नमाज पढ़ाई गई, जबकि उनका मन नहीं था। उनको भी नहीं बताया गया था कि इस तरह की कोई एक्टिविटी स्कूल के अंदर की जाएगी। पहले से सारा इंतजाम स्कूल ने रखा हुआ था, बुर्के माए हुए थे और जो धार्मिक पुस्तक है मुस्लिम धर्म की वो भी उनसे पढ़ाई की, उनको भी सिखाया गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अलीगढ़ का ये पूरा मामला है जहां पे किस तरीके से हाथरस के एक BLS इंटरनेशनल स्कूल में जो है इस तरीके का वाकया निकल के सामने आया, जहाँ बच्चों को फातिया पढ़ाया गया। इसके बाद से अभिभावक लगातार नाराज चल रहे, नारेबाजी हो रही है, वहां पे धरना प्रदर्शन हो रहा है हिंदू संगठन के साथ। तो फिलहाल के लिए 5 शहर 5 खबर में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।